A very good morning, ninth class. I hope you all are well and happy at home. As we have started chapter 3, and I explained in my last class about law of conservation of mass. So, today we are going to continue the same topic and going to discuss law of constant proportion. As you can see on your screen, laws of constant proportion. This law is also known as law of definite proportion. इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इट वॉज स्टेटेड बाय प्रॉस्ट जो साइंटिस्ट है उसके थ्रू इसको स्टेट किया गया है. मतलब उसने इसको जो वर्डिंग्स हैं जो एग्जैक्ट उसको फ्रेम किया गया है वो उसने किया है. नाउ व्हाट इज इट? In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास. लाइक सपोज इफ आई टेल यू टू कंबाइन रेड एंड ब्लैक कलर टू फॉर्म ब्राउन कलर, तो क्या पूरी क्लास का ब्राउन कलर सेम होगा, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होगा? आई डोंट थिंक सो. नहीं होगा, बिकॉज किसी ने रेड ज़्यादा लिया होगा कलर, किसी ने ब्लैक कलर ज़्यादा लिया होगा, तो वो कभी भी सेम आएगा ही नहीं. बट व्हाट इफ़ मैं आपको बोलूँ आप 1 ग्राम रेड कलर लेंगे एंड few grams of, or you can say few milligrams like 2 milligram of black color. so काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ऑलमोस्ट सारी क्लास का वो इक्वल दिखेगा कलर. सो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ऐसा नहीं है कि आप कितना भी हाइड्रोजन ले लेंगे और कितना भी वाटर ले लेंगे तो आप हाइड्रोजन ले लेंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे तो आप वाटर बना पाएंगे. नो, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन चाहिए उसको बनाने के लिए. सो इन वाटर द रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:2. मीन्स अगर आप एक मॉलिक्यूल और यू कैन से 1 एलिमेंट हाइड्रोजन का लेते हैं तो आपको 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेने हैं तभी वाटर बनेगा. सेम विद अमोनिया NH3, आपको नाइट्रोजन 14 ग्राम्स लेना है एंड हाइड्रोजन 3 ग्राम्स लेना है तभी जो है अमोनिया बन पाएगा, अदरवाइज वो अमोनिया नहीं फॉर्म करेगा. तो इन दो रेशियोज के ऊपर यू हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. सो हेयर आर द न्यूमेरिकल्स. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1:8 के रेशो में बाय मास टू फॉर्म वाटर. अगर हमने ऑक्सीजन जो है लेना है 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाने के लिए, तो कितना चाहिए होगा हमें ऑक्सीजन? सो उसके लिए आप रेशियो लेंगे 1:2. जस्ट थिंक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो मास ऑफ ऑक्सीजन 8 टाइम्स है, तो यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन 3 है तो मास ऑफ ऑक्सीजन 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट वुड बी 24 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हाइड्रोजन चाहिए 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करने के लिए वाटर बनाने के लिए, तो कितना है? अब 8 4 32, तो हाइड्रोजन भी 4 टाइम्स होना चाहिए, देन 1:4 वुड बी 4 grams. So that was all about laws of constant proportion. Now a very important theory, that is Dalton's atomic theory. Dalton was the first who created, or you can say who can hypothesized it. जिसने ये लिखा है उसने सबको सम अप किया है. तो डेल्टन ने क्या थ्योरी दी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो कि कहलाते हैं एटम्स. एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिनको ना ही बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं. मीन्स एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम्स जो है एक गिवन एलिमेंट के वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी में. एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं उनके मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. फाइन. एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं तो वो होल नंबर के फॉर्म में करते हैं. आपने सुना है कभी H1.5O? ऐसा नहीं होता. H2O, CO2, O2, HNO3, तो सारे होल नंबर्स में ही होते हैं. And the last one is the relative number and the kinds of atoms are constant in a given compound. एक given compound में
नंबर ऑफ एटम्स और उनका जो काइंड है, जो चीज़ें हैं, लाइक सपोज वाटर इज एन कंपाउंड, H2O कंपाउंड है वो एक, उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, वो एटम्स सेम हैं, लाइक 2 हाइड्रोजन है तो वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो वो नंबर जो है वो कांस्टेंट है, सेम है। अगर मैंने इंडिया में बोला है वाटर तो वो यहाँ पे H2O, तो अमेरिका में भी H2O ही होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आप postulates आगे पीछे करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इफ़ यू फॉरगॉट सम टाइम्स, बट दिस इज़ वेरी इजी and this is all about today's class. So we have done laws of constant proportion as well as Dalton's atomic theory. In our next class we will be discussing about the symbols and the diagrammatic representation of elements of different compounds. So till then, take care, goodbye.